हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर, सेकंड चैप्टर जो है इसका एक टॉपिक जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम का ही एक एक्सटेंशन है, उसी का ही एक पार्ट है। तो इन स्टूडेंट्स को इस टॉपिक से बहुत डर लगता है, बट मैं बहुत कोशिश करूँगी कि मैं इसको सिंप्लीफाइड वे में बताऊँ, जैसा कि आप लोग जानते हो जो बच्चे मेरी क्लासेस को ले रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों क्वांटम नंबर्स। ठीक है, क्वांटम नंबर्स जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। पहले बता दूं, आज की क्लास हमारी प्रबल बैच की क्लास है एंड पार्ट इज़ 14। इससे पहले हम 13 पार्ट्स कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट ऑफ प्रबल बैच जाके देख सकते हैं, सीक्वेंस में सारी वीडियोज़ जो हैं वहाँ प्रेजेंट हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो मैं बता रही हूँ पहले ही आपको, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो लेट्स डिस्कस दिस। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है हमारा, है ना, इसमें आपको साइड में एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिखाई दे रहा है ना। सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, एंड बाहर जो है डिफरेंट ऑर्बिट्स पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो ये जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर पाथ होता है। तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया था कि ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, ठीक है ना, वो क्लियरली मैंने आपको बता दिया था। तो बच्चों, आज की क्लास जो है उसमें हम क्वांटम नंबर्स डिस्कस करने वाले हैं। क्वांटम नंबर्स थोड़ा सा स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता एक्चुअली ये है क्या। देखो बच्चों, क्वांटम नंबर्स ना एक 4 नंबर्स, अलग अलग 4 नंबर्स का एक ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप है जिसको एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हो आप लोग। एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जी हाँ, जैसे हम लोगों का एड्रेस होता है। आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग काफ़ी चल गई है, लोग घर में चीज़ों को मंगा लेते हैं, चीज़ों को ऑर्डर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे हम कोई चीज़ ऑर्डर करके घर में मंगाते हैं तो उस पर हम एड्रेस अपना लिखते हैं। जब एड्रेस जो है वो ऑनलाइन साइट हमारा एड्रेस मांगती है तो हम उसके अंदर पहले अपना नाम लिखते हैं, है ना। नाम के बाद नेक्स्ट लाइन में अपना हाउस नंबर लिखते हैं, देन हमारा सेक्टर या फिर सिटी या कॉलोनी जो भी है, सेक्टर या कॉलोनी जो भी है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग लिखते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, देन स्टेट लिखते हैं, देन पिन कोड लिखते हैं, ठीक है। ये एक सीक्वेंस होता है। तो ऐसे ही किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर हमें रास्ता पता करना है, किसी इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है, तो उसका एड्रेस देखना पड़ेगा। एड्रेस मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है। ऑर्बिट मतलब एटम के अंदर बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं ना, जैसे कि हमारे अर्थ एक ऑर्बिट पे घूम रहा है सन के अराउंड, इसी तरह से बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट रास्तों पे चल रहे हैं, ऑर्बिट्स पे चल रहे हैं, है ना। तो वैसे ही ऑर्बिट्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, बट ऑर्बिट के अंदर डायरेक्टली हमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता, उसके अंदर भी और चीज़ें होती हैं, लाइक शेल्स के अंदर सब शेल्स होती हैं, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है बच्चों। तो उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो क्वांटम नंबर की डेफिनेशन क्या है? क्वांटम नंबर में बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ 4 नंबर्स। ये एक 4 नंबर्स का सेट है, with the help of which we can get complete information about all the electrons in an atom। इससे हमें जो एटम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है ना बच्चों, वो मिल जाती है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि उसका एड्रेस क्या है, ठीक है, उसका प्रॉपर एड्रेस क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को हम कैसे लोकेट कर पाएंगे, कहाँ मिलेगा वो, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, दैट इज लोकेशन एनर्जी, उसकी लोकेशन एनर्जी, द टाइप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड, कौन से ऑर्बिटल के अंदर वो है, ठीक है, देन शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ दैट ऑर्बिटल, मतलब कि जिस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है वो ऑर्बिटल कौन सी शेप का है, भाई वो एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, मतलब कौन सी डायरेक्शन में वो एक्स वाई जेड कहाँ ओरिएंटेड है। ये सारी एनर्जी, ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमें क्वांटम नंबर्स देते हैं। अगर हमें क्वांटम नंबर्स, चारों क्वांटम नंबर्स मिल जाते हैं तो हम ये सारी वैल्यूज़ को समझ पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, कहाँ लोकेटेड है, उसकी एनर्जी कितनी है, ज़्यादा है या कम है, ठीक है, या फिर उसका ऑर्बिटल जो है वो ऑक्यूपाइड जिसके अंदर है इलेक्ट्रॉन, वो ऑर्बिटल किस शेप का है, क्या ओरिएंटेशन है उसकी। तो ये सारी चीज़ें हम समझ पाते हैं, ठीक है बच्चों। दिस इज़ द क्वांटम नंबर डेफिनेशन। अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर क्या हैं। तो जो टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर में हमारे पास देयर आर 4 टाइप्स, 4 बेसिक टाइप्स, ठीक है। 4 बेसिक टाइप्स में पहला जो क्वांटम नंबर है दैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये जो n है ये बताता है हमें
एन मतलब शेल, ठीक है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। तो ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है हमारा सेकंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम एल से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एंड द थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको सिंपली एम से डिनोट किया जाता है। एंड देन नेक्स्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर। बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर एस से स्टार्ट है, तो उसको एस से डिनोट किया जाता है। तो सारी चीज़ें समझना इजी है, थोड़ा सा एजीमुथल क्वांटम नंबर बच्चे नहीं समझ पाते हैं। बाकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब शेल नंबर, तो ये तो आपको पता ही है। शेल को हम लोग n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 बोलते हैं। फर्स्ट शेल को k शेल कहा जाता है, सेकंड को k के बाद l कहा जाता है, थर्ड को m कहा जाता है ना। तो ये जो शेल हैं उनके k l m n उनको बोला जाता है। तो ये आप जानते हो ऑलरेडी, है ना, n नंबर से आप ऑलरेडी फेमिलियर हो, ठीक है। तो उसके बाद में ये फर्दर 3 टाइप्स हैं जो हमें पढ़ने हैं आगे, क्लियर। तो आगे चलते हैं। नाउ याद करने का तरीका क्या है, सिंपली समझने का तरीका क्या है, देखो मैंने एक यहाँ पे ट्रिक बनाई हुई है। दिस इज अ ट्रिक पार्ट। क्या ट्रिक है, कोई एटम है तो उसके अंदर एक शेल होगी, फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, फोर्थ शेल है। एटम के अंदर जो शेल है, कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चों शेल के अंदर भी क्या होता है, सब शेल होता है, ठीक है। शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं, sp-d-f होते हैं। उसके अंदर हर sp-d-f के अंदर अपने अपने ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे p के जो ऑर्बिटल हैं वो मैंने बना के दिखाए हुए हैं। p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz। ये 3 ऑर्बिटल किसके हैं, हमारे p ऑर्बिटल के हैं। इसी तरह d के ऑर्बिटल होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं बच्चों। f के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और s के अंदर तो 1 ऑर्बिटल होता है, ठीक है। ये अभी और क्लियर करती हूँ कि ये चीज़ें क्या हैं। ऑर्बिटल मैंने कल आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि ऑर्बिटल्स आर द 3D स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, कि मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वहाँ होती है। 99% चांसेस हैं कि आपको वहाँ इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, ठीक। नेक्स्ट इज स्पिन। स्पिन का मतलब है कि एक ऑर्बिटल के अंदर, जैसे ये एक ऑर्बिटल आप देख रहे हो, इस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे प्रेजेंट है, क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो हमारा ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है उनकी बात हो रही है। नाउ वी आर कमिंग टू द ट्रिक पार्ट। ट्रिक पार्ट मैंने आपको पहले ही बोला कि ट्रिक जो है उससे हमें ये समझ में आ जाता है कि कैसे इसको याद कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में अगर हम कोई चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं, अपने घर में मंगा रहे हैं, तो हमें एड्रेस के अंदर अपना स्टेट मेंशन करना पड़ेगा कि हम कौन से स्टेट में रहते हैं। हरियाणा, पंजाब, यूपी, उड़ीसा, कौन से स्टेट में हो भाई, केरला कहाँ पे हो, तो आपको स्टेट मेंशन करना है, KLMN, ठीक है, अपना स्टेट मेंशन करोगे। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट मेंशन करोगे। डिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि आप लोग जो है अपना उस स्टेट का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में रहते हो। मान लीजिए जो के स्टेट है वो बहुत छोटा स्टेट है, ठीक है, उसके अंदर जो है ना बच्चों एक ही डिस्ट्रिक्ट है, ठीक, 1 डिस्ट्रिक्ट ओनली, और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है एस। ऐसे ही एल स्टेट जो है मान लीजिए उसके अंदर 2, थोड़ा बड़ा साइज़ का है, उसके अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एस एंड पी, ठीक है। ऐसे ही एम है, एम के अंदर 3 है, SP-D, और ऐसे ही फिर लास्ट वन है जैसे एन, उसके अंदर 4 है, चारों कौन से SP-D एंड F, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर अलग अलग। अब बात आती है कॉलोनी की। अब जो बताया मैंने आपको कि स्टेट जो है के वो तो बहुत छोटा है, उसमें कॉलोनी कोई और है नहीं, बट जो एल है उसके अंदर 2 कॉलोनीज़ हैं, ठीक है। जो एस होता है वो 1 टाइप का होता है, जो पी होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक। बताया था मैंने अभी आपको, पी जो है PX, PY, PZ 3 तरह की कॉलोनीज़ हैं। तो कॉलोनी मेंशन करोगे, देन वो पर्सन कौन है, वो पर्सन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वो इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है, वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये बात भी हमें करनी पड़ती है। तो इस तरह से हम अपना एड्रेस मेंशन करते हैं कि हमारा नाम क्या है, ठीक है, हम कौन से पर्सन है, ए हैं या बी हैं। मतलब जैसे मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ, इसको हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ से समझते हैं, उल्टा समझते हैं थोड़ा सा इसको, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो बच्चों यहाँ से देखो, पहले पर्सन का नाम मेंशन किया जाएगा कि आपका नाम क्या है, ए बी जो भी आप नाम लिखेंगे अपना, ठीक है। देन कॉलोनी मेंशन करेंगे आप लोग कि आप किस कॉलोनी में रहते हो। मान लीजिए आपकी जो कॉलोनी है वो कॉलोनी नंबर जो भी है वो मेंशन किया जाएगा। देन आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट
मेंशन करने के बाद में आपका स्टेट मेंशन किया जाएगा कि आप एल शेल मतलब सेकंड शेल के पी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, और उसके अंदर भी आप पी एक्स या पी वाई पी जेड में से किस में रहते हैं, पी वाई में रहते हैं मान लीजिए, और उसके बाद भी आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका एड्रेस हो गया इलेक्ट्रॉन का। कैसे? एल शेल में मतलब सेकंड शेल में रहते हैं, सेकंड शेल के अंदर डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, एस और पी 2 हैं, तो आप पी वाले में रहते हैं, पी में भी कॉलोनी 3 है, पी एक्स पी वाई पी जेड, तो उसमें आप पी जेड में रहते हैं, और उसके अंदर भी 2 तरीके हैं, क्लॉकवाइज रहना या एंटी क्लॉकवाइज रहना, तो आप क्लॉकवाइज रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है, ये एक ट्रिक है समझने की कि बस ये होता क्या है बेसिकली, क्यों है ये चीज़ें, इसको मैंने बहुत सिंपल वे में बताने की कोशिश की। चलिए स्टूडेंट्स, नाउ कम टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की बात कर लेते हैं, जिसकी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि n होता क्या है ना। तो n जो है मैंने आपको पहले ही बताया, n इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट भी n से किया जाता है। इट टेल्स द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, मतलब एनर्जी लेवल कितना है ये बताता है। शेल बताता है, शेल कौन सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, जिससे इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है हमें वो शेल बताता है, फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है, ठीक है, ये पता लगता है हमको। इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर n, ये लेटर जो n है उससे डिनोट किया जाता है, ठीक है। इट कैन हैव एनी इंटीग्रल वैल्यू एक्सेप्ट 0, 0 के अलावा इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 तो नहीं होगी, शेल शुड बी 1 2 3 लाइक दैट, है ना। तो कौन सी इसकी इंटीग्रल वैल्यू है। नेक्स्ट, द वेरियस प्रिंसिपल एनर्जी शेल्स आर ऑल्सो डेजिग्नेटेड बाय लेटर्स, जो वेरियस प्रिंसिपल एनर्जी शेल्स है ना आर ऑल्सो डेजिग्नेटेड बाय लेटर्स, मतलब कि इसको के एल एम एन ओ भी बोला जा सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास वाला जो होगा, जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, इसके पास वाला के, उससे नेक्स्ट वाला एल, उससे नेक्स्ट वाला एम, और उससे नेक्स्ट वाला एन, इस तरह से होता है ना। तो न्यूक्लियस की तरफ से स्टार्ट करते हैं हम लोग हमेशा। चलिए आगे चलेंगे। इट गिव्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, इट गिव्स हमें क्या बताता है, एवरेज डिस्टेंस बताता है, किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में। कैसे एवरेज डिस्टेंस कैसे बताएगा बच्चों, अगर न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में है और मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ प्रेजेंट है ना, तो अगर उसका डिस्टेंस ज़्यादा है तो हमें समझ में आ रहा है ना कि भाई उसके पास बहुत सारी और भी क्या है, बहुत डिस्टेंस है उससे पहले, मान लीजिए और भी शेल्स प्रेजेंट हैं, तभी तो उसका डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन दूर है तभी तो उसका डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस ज़्यादा आएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन पास होगा तो उसका एवरेज डिस्टेंस तो बहुत ही कम आने वाला है ना। तो ये हमें एक आइडिया देता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना दूर है, काफ़ी पास है या दूर है, उसकी हमें नॉलेज देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट लार्जली डिटरमाइंस द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, हमें ये समझाता है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका साइज़ कितना है, मतलब जितना दूर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड शेल में है, तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि जो एटम है उसका साइज़ क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज़ क्या होगा। ये सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन हो जाती हैं जब अगर हम n इज़ इक्वल टू 1 2 3 या शेल नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हमें आइडिया लग जाता है कि इलेक्ट्रॉन कितनी दूर तक हो सकता है, ठीक है। इट डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पता लग जाती है हमें, ठीक है। जैसे आप जानते हो, आप छोटी क्लास में हो तो आप फर्स्ट क्लास में अगर हो, सेकंड में अगर हो, थर्ड क्लास में अगर हो, ऐसे बढ़ते बढ़ते आप 10th क्लास में पहुंच जाते हो। तो ये डिफरेंट क्लासेस होती है ना स्टूडेंट्स की, ऐसे ही डिफरेंट लेवल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, कहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वाले ही शेल में बैठा हुआ है यहाँ पे, तो मतलब वो न्यूक्लियस के काफ़ी पास है, उसकी एनर्जी काफ़ी कम है। अगर वो एनर्जी अब्जॉर्ब कर ले तो वो नेक्स्ट शेल में या उससे ऊपर वाले शेल में जा सकता है। अगर वो और एनर्जी गेन कर ले तो ऊपर और भी ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है ना। तो हमें ये जानने में हेल्प करता है n का नंबर कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो कितने शेल में है, मतलब अगर जितने ज़्यादा हायर नंबर ऑफ शेल में प्रेजेंट होगा उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी, ठीक है ना। तो एनर्जी जितना दूर होता है न्यूक्लियस से उतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको क्लियर हुआ इसके बारे में, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी शेल के अंदर कितना हो सकता है। तो आपको ये नंबर ऑलरेडी पता है कि एक शेल के अंदर कितने नंबर हो सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी प्रिंसिपल शेल इज़ गिवन बाय 2n²। ये जो लिखा हुआ है इट इज़ 2n²। किसी भी शेल के अंदर
कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2n² हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊं, अगर मान लीजिए बात हो रही है कि सेकंड शेल में कितने होंगे, तो n की वैल्यू को 2 पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब कि सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह से हम और भी शेल्स के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैल्यू हम लोग सिर्फ n नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को यूज़ करके ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक ये भी इसका बेनिफिट है, इससे हमें ये भी चीज़ें पता लग जाती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए आप लोग, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ठीक है। एनर्जी जो है बाहर की तरफ बढ़ती जाती है, शेल्स की एनर्जी बढ़ रही है। अगर इलेक्ट्रॉन जितनी हायर शेल में प्रेजेंट होगा उतना ही ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। जैसे आप देख रहे हैं सबसे पास में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी कम है, बाहर अगर है तो और ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन, और बाहर वाला और भी ज़्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होता है। तो दीज ऑल आर डिफरेंट शेल्स। इन शेल्स को ही हम n नंबर से डिनोट करते हैं, एंड दिस n नंबर इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ हम सेकंड पे चलते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय l, स्मॉल l, ठीक है। एंड सबसाइडरी क्वांटम नंबर भी इसको कहा जाता है, सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी इसको कहा जाता है। 3 नाम है, कोई भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एजीमुथल, सबसाइडरी, सेकेंडरी, इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो इट टेल्स अबाउट, हमें क्या बताता है ये, हमें बताता है शेल के अंदर की बात, मतलब कि सब शेल कितने हैं। इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ सब शेल प्रेजेंट इन द मेन शेल, मतलब मेन शेल के अंदर कितने फर्दर सब शेल्स हैं, हमें उसके बारे में ये आइडिया देता है, ठीक है बच्चों। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मेन शेल, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है उसको फाइंड आउट करने में भी हमें हेल्प करता है। मतलब एंगुलर मोमेंटम फाइंड अगर हम करना चाहते हैं तो उसमें भी हमें हेल्प करेगा। थर्ड पॉइंट, द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द वेरियस सब शेल्स। सब शेल्स की भी एनर्जी कितनी है वो भी हमें फाइंड आउट करने में हेल्प करता है ये L नंबर, ठीक है। द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द वेरियस सब शेल, कि सब शेल जो है ना उसकी भी एनर्जी कितनी है, किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, वो हमें फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। एंड हम शेप ऑफ वेरियस सब शेल्स पहचान लेंगे, क्या शेप्स हैं उनकी सब शेल्स की। बच्चे सब शेल्स जो होते हैं ना वो होते हैं हमारे बेसिकली 4 तरीके के, ठीक है। कौन से SPDF, मैं समझा देती हूँ आपको। देखो, एक होता है S स्फेरिकल शेप का होता है, P होता है डम्बल शेप का, D होता है डबल डम्बल शेप का, ठीक है। और जो F होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स उसका स्ट्रक्चर हो सकता है, जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये जो है ना बच्चों, ये होते हैं शेल्स के अंदर सब शेल प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन मिलता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं घूम रहा होता ऑर्बिट के अंदर, इलेक्ट्रॉन भी जो है वो सब शेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हमें पहले जब हम शेल तक पहुंच जाते हैं तो हमें फिर सब शेल ढूंढनी होती है कि किसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हमें मिल गया कि S वाले के अंदर है या P वाले के अंदर है तो हमें इसकी शेप पता लग जाएगी ना, कि P की शेप कैसी होती है, डम्बल शेप होती है, D की शेप कैसी होती है, डबल डम्बल शेप होती है। तो हमें ये नॉलेज जो है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट इज़ कि रिलेटिव एनर्जीज़। बच्चों जैसे जैसे जो आपकी सब शेल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं उनकी भी एनर्जीज़ बढ़ जाती हैं, ठीक है ना। तो द शेप ऑफ वेरियस सब शेल्स, शेप के बारे में बताता है, एनर्जी के बारे में बताता है, एंगुलर मोमेंटम जिससे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके बारे में बताता है। तो L जो क्वांटम नंबर है वो हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देता है। अब बच्चों L की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करी जाती है। देखो बच्चों, S जो है ना उसके लिए जो L वैल्यू है वो 0 है, मतलब उसका कोड नंबर है, ये समझ लो। P के लिए कोड नंबर जो है वो 1 है, D के लिए कोड नंबर 2 है और F के लिए कोड नंबर 3 है, ठीक है, ये समझ लीजिए आप। तो S के लिए कोड नंबर क्या है, 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। ये L नंबर वैल्यू है, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर का कोड है ये, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये बात समझ में आई आपको। अब निकालते कैसे हैं इसको, निकालने का तरीका देखो। इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है बच्चों, फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ L फाइंड आउट करी जाती है 0 से लेकर के n-1 तक सारी वैल्यूज़ गिनी जाती हैं, सारे होंगे, ठीक। मतलब कि 0 से लेकर n-1, ये फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला है, दिस इज़ द फॉर्मूला। आपको ये अप्लाई करना है। अगर मैं बोल रही हूँ कि एक एटम है उसके अंदर 7 शेल्स हैं, है ना, तो 0 से लेकर के n-1 मतलब 7 - 1 मतलब 6,
0 से लेकर के 6 तक सारी सब शेल्स उसके अंदर होंगी। आई बात समझ में? थोड़ी सी समझ में तो आई होगी, है ना। तो फर्स्ट शेल की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट शेल, छोटा सा शेल जो बहुत ही पास में होता है, सबसे छोटा शेल होता है। n इज इक्वल टू 1 है जिसकी वैल्यू। तो बच्चे यहाँ पे अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या होगा, 0 से 0 तक, मतलब 0 ही तो रहा। और 0 कोड किसका है, s का कोड है 0। तो इसका मतलब फर्स्ट शेल के पास सिर्फ एक ही सब शेल होता है s, ठीक है। उसके पास एक ही होता है, ना उसके पास p है, ना उसके पास d है, ना उसके पास f है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू सेकेंड शेल की बात करते हैं। बच्चे सेकेंड शेल जो है हमारी वो है n इज इक्वल टू 2। मतलब इसका मतलब क्या है, 0 से लेकर के n-1 तक, ठीक है ना। 0 से लेकर के n-1 तक अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो n की जगह पे अगर हमने 2 पुट कर दिया तो कितना आया, 1 आंसर आ गया। मतलब 0 से 1 तक, मतलब 0 एंड 1 दोनों, ये दोनों प्रेजेंट होंगे सेकेंड शेल के अंदर। तो 0 किसका कोड है बच्चों, s का कोड है। 1 किसका कोड है, p का कोड है। तो इसका मतलब यहाँ पे s तो प्रेजेंट ही है और p सब शेल्स भी वहाँ पे प्रेजेंट हैं। ये मतलब है इस बात का कि मैं आपको एक बार बता दूं दोबारा से। देखो अब इसको, इसी चीज़ को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे। देखो बच्चों, जो फर्स्ट शेल है ना हमारी, वो इतनी छोटी है कि उसके अंदर सिर्फ s ऑर्बिटल है। और जो सेकंड शेल है वो थोड़ी सी बड़ी है, उसमें s ऑर्बिटल भी है और उसमें p ऑर्बिटल भी है, ठीक है। ये s था, ये s और p दोनों हैं सेकंड के अंदर। अब देखेंगे थर्ड वाले के अंदर कौन सी कितनी है, ये समझने की चीज़ है। तो ऑर्बिटल सब शेल जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ना कि सिंपल ऑर्बिट में घूम रहा होगा, ठीक है ना। अब आपसे कोई कह दे, आपका फ्रेंड, कि भैया मैं तो इस सोसाइटी में रहता हूँ, तो अगर उसने बोला कि मैं इस सोसाइटी में रहता हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वहाँ पे वो घूम रहा होगा कहीं पे भी। भाई उसका कोई घर होगा, कोई उसका फ्लैट नंबर होगा या कोई मकान नंबर होगा जहाँ वो रह रहा होगा। ऐसे तो नहीं आपको जाते ही वो सड़कों पे मिल जाएगा, है ना। तो ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं घूम रहा होता ऑर्बिट के अंदर कहीं पे भी, वो सब शेल्स के अंदर होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर थर्ड शेल। अब थर्ड शेल की बात करते हैं। थर्ड शेल मतलब एल यहाँ पे गलत लिखा है थोड़ा सा, इसको हमें m कर लेना चाहिए, m, और इसको कर लेना चाहिए n, ठीक है। तो थर्ड शेल के लिए बच्चों n इज इक्वल टू 3 वैल्यू है मान लीजिए, है ना। तो 0 से लेकर के n-1 तक की सारी वैल्यूज़, मतलब यहाँ पे 3-1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब कि 0 से लेकर के 2 तक की सारी वैल्यूज़ लिख लीजिए, 0, 1, 2। 0 किसका कोड है, s का। 1 किसका कोड है, p का। 2 किसका कोड है, d का। आई बात समझ में? तो दिस इज़ द थिंग कि थर्ड शेल के अंदर तीनों होंगे। देखो अगर मैं थर्ड शेल में बनाया है तो जैसे ये n इज इक्वल टू 1 था, ये n इज इक्वल टू 2 था, तो ये n इज इक्वल टू 3 था। तो बच्चे थर्ड शेल के अंदर s भी होगा, p भी होगा और d ऑर्बिटल भी होंगे, ठीक है। s, p, d तीनों होंगे क्योंकि वो थोड़ा बड़ा शेल है, उसमें थोड़ी ज़्यादा स्पेस है, ठीक है ना। चलिए लास्ट वन पे चलते हैं। फोर्थ शेल की अगर हम बात करें तो 0 से n-1 पुट करिए वैल्यू, 0 से 4-1 मतलब 3 तक। तो 0 से 3 तक कितनी वैल्यूज़ हुई, 0, 1, 2, 3। तो 0 किसका कोड, s का। 1 किसका कोड, p का। 2 किसका कोड, d का। एंड 3 किसका कोड, f का। इसका मतलब फोर्थ शेल के अंदर थोड़ी ज़्यादा स्पेसेस हैं और उसके अंदर चारों सब शेल्स जो हैं वो आ सकती हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है बच्चों। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अच्छा, जिसको भी ये वाले नोट्स चाहिए होंगे मेरे, वो मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, टेलीग्राम ग्रुप को। उसमें मैंने नोट्स जो है उसकी PDF फॉरवर्ड कर दूंगी, ठीक है बच्चों। तो आ जाते हैं आगे। L इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 आर डेजिग्नेटेड एज। अब इनको डेजिग्नेट कैसे किया जाता है बता दिया मैंने। S कहा जाता है, एक मिनट, हाँ देखिए, जो 0 है उसको s कहा जाता है, 1 को p कहा जाता है, 2 को d कहा जाता है एंड 3 को f कहा जाता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। इनकी फुल फॉर्म्स क्या हैं, कई बार फुल फॉर्म्स पूछ लेते हैं, कई टीचर्स आपको स्कूल में फुल फॉर्म्स नहीं बताते हैं, तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। s का बच्चों नाम है शार्प, p के लिए प्रिंसिपल, d के लिए डिफ्यूज एंड f के लिए फंडामेंटल, ठीक है। बेस्ड ऑन डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस, अगर इनका स्पेक्ट्रा लिया जाता है, जैसे हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ा था,
तो जब इसका स्पेक्ट्रा लिया जाएगा तो स्पेक्ट्रा कैसा आएगा, उसमें लाइंस कैसी आएंगी, उसके बेसिस पे इनके नाम जो है वो रखे गए हैं कि जब एस होता है तो उसकी शार्प लाइन बनती है, और जो डी होता है अगर उसकी डिफ्यूज लाइंस बनती हैं उसके बेसिस पे ये नाम रखे गए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे इसको समझिए थोड़ा सा कि n इज इक्वल टू 1 में मतलब कि फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है जो s है। n इज इक्वल टू 2 मतलब सेकेंड शेल के अंदर दो यहाँ पे हमारे पास ऑर्बिटल्स सबशेल्स हैं, एक s सबशेल और एक p सबशेल। नेक्स्ट है थर्ड में बच्चों हमारे पास 3 सबशेल्स हैं, s p d इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो 1 सबशेल, 2 सबशेल, 3 सबशेल। ठीक, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है, इस पे क्वेश्चन आता है। आप जो भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल फॉलो करेंगे, आप फॉलो करते हैं स्टडी मटेरियल, तो आपको वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करें। बच्चे एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है L अंडर रूट में L ब्रैकेट में L+1 h/2π इज इक्वल टू, अगर h/2π जो है ना, इस पूरी वैल्यू को हम लोग डायरेक्टली h कट भी लिख सकते हैं। ठीक है, h कट भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, फॉर्मूला आप देख लो, h तो प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, पाई की वैल्यू आप जानते हो, तो ये वैल्यू डिपेंड कर रही है L पर। L मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर रही है, ना कि शेल पर। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है, उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि वो कौन से सबशेल में है। ठीक है, कौन से सबशेल में है उसमें डिपेंड करेगा कि उसकी L वैल्यू क्या है, ना कि कौन से शेल के अंदर प्रेजेंट है, कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ L, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, एंड नॉट ऑन द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, n पे डिपेंड नहीं करेगा, शेल पे डिपेंड नहीं करता। तो 1s में हो इलेक्ट्रॉन या 2s में हो या 3s में हो, मतलब फर्स्ट शेल के s वाले में हो, सेकेंड शेल के s वाले में हो या थर्ड शेल के s वाले में हो, इलेक्ट्रॉन जो एंगुलर मोमेंटम उसकी है वो तीनों जगह सेम रहेगी, क्योंकि तीनों जगह पे जो उसका s का जो s का जो कोड है, जो उसका L वैल्यू है वो सेम होता है। ठीक है बच्चों, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी मैं यही वाले, आप नोट्स बना सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दैट इज m. It was proposed by Landin to explain the splitting of lines. Splitting of lines को explain करा था, उस पे based है ये। ठीक है, splitting of lines of atomic spectrum in magnetic field जिसको हमने Zeeman effect कहा था, और electric field जिसको हमने Stark effect कहा था। ठीक है, हमने पढ़ा था ऑलरेडी ये। अब वहाँ पे जो splitting of lines होती हैं वहाँ पे तो explain नहीं हो पाई थी, तो यहाँ पे इसको हम ज़्यादा explain करने की कोशिश करेंगे। The magnetic quantum number determines the number of preferred orientations, कि orientation क्या है, कौन सी डायरेक्शन में इसकी orientation है, orientation of the electron present in a subshell। ठीक है बच्चों, तो the magnetic quantum number determines the number of orbitals। जो magnetic quantum number है हमारे पास वो हमें बताता है कि उसके अंदर कितने orbitals present हैं किसी subshell के अंदर, मतलब s p d f के अंदर फर्दर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। क्या चीज़ प्रेजेंट है, ऑर्बिटल्स। तो बच्चों मैं बता देती हूँ आपको, s के अंदर एक ही ऑर्बिटल है, p के अंदर 3 है, d के अंदर 5 है और f के अंदर 7 है। ये वैल्यूज़ क्या है, 1 3 5 7 क्या है ये m वैल्यूज़ हैं। ठीक है, m वैल्यूज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ हैं ये। द क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय लेटर m। ठीक है, जो क्वांटम नंबर है उसको हम डिनोट करते हैं, लेटर m यूज़ करते हैं फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ, किसी एक l वैल्यू के लिए m की वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, हर l वैल्यू की, हर l मतलब s p d f की अपनी अलग अलग वैल्यू होगी। देखो समझ रहे हो इस चीज़ को, मैंने क्या बताया, यहाँ देख लो, समझो इस चीज़ को, हर सबशेल का अपना अलग ऑर्बिटल होगा। ठीक है, s के ऑर्बिटल अलग होते हैं, p के ऑर्बिटल अलग होते हैं, d के अलग और f के अलग लिखा है यहाँ पे। s के अंदर एक ऑर्बिटल है, s खुद ही एक ऑर्बिटल है। p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स, px py pz, d 5 और f 7। ठीक है ना, तो ये जो है
इट कैन हैव, अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, इट कैन हैव ऑल द वैल्यूज़ रेंजिंग फ्रॉम, इसका फॉर्मूला क्या है, -l से +l तक सारी वैल्यूज़ होंगी इंक्लूडिंग ज़ीरो। मतलब ये फॉर्मूला है इसका कि -l से ले करके +l तक सारी वैल्यूज़ लिखनी है आपको, वो होता है m की वैल्यूज़ वो होती हैं, ठीक है। अब टोटल वैल्यूज़ निकालनी है, अगर आपको टोटल कितनी वैल्यूज़ आएंगी, -l से +l तक सारी वैल्यूज़ अगर निकालोगे तो ज़्यादा ही आएंगी ऑब्वियसली, कभी 3 आएंगी, कभी 5 आएंगी, कभी 7 आएंगी। तो अगर उसका टोटल निकालना हुआ तो टोटल का फॉर्मूला ये होता है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ l m हैज़, इसका फॉर्मूला क्या है, 2l + 1। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो टोटल वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। दोनों अप्लाई करके दिखा देते हैं आपको कैसे अप्लाई करना है। बच्चों ये देखो, ये जो डायग्राम देख रहे हो आप, यहाँ पे देखिए जो s है ना वो एक ही होता है, मतलब s के अंदर एक ही ऑर्बिटल है 1। जो s है वो स्फेरिकल होता है अपने आप में और वो एक ही ऑर्बिटल काउंट होता है। जो p है ना वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन से px, py, pz, ठीक है, px, py एंड pz। नेक्स्ट क्या है, d की बात कर लेते हैं। d कितने होते हैं बच्चों, 5 होते हैं। d xy, dy z, dzx, dx² - y² और dz², इस तरह से। एंड ऐसे ही जो f हैं, f कितने होते हैं बच्चों, 7 होते हैं। देख लो उनकी शेप्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रही है आपको। s की शेप कैसी है, स्फेरिकल। p की शेप कैसी है, डम्बल शेप है, येलो कलर से दिख रहा है आपको। d की शेप कैसी है बच्चों, डबल डम्बल शेप है ना, समझ में आ रहा होगा, है ना, 3D शेप्स बना रखी हैं। एंड जो f है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शेप है, जो आपको अभी इस क्लास के लेवल तक नहीं पढ़नी है। ओके, आगे देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखो जितना हमने पढ़ा है ना अब तक, उसका समरी जो है उसको देख लेते हैं एक बार। समरी क्या है इस चीज़ की बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है अगर n की वैल्यू 1 होती है तो उसके अंदर अगर आप आगे निकालोगे l वैल्यू, फॉर्मूला लगाते हो 0 से लेकर के n-1 तक की सारी वैल्यू, तो आंसर आता है 0। 0 के लिए m वैल्यू रहती है 0। एक मिनट, ओके तो हम यहाँ बात कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर मैं आपको कह रही हूँ कि जो l वैल्यू है मान लीजिए वो है 2 है, ठीक है, तो 2 के लिए m जो है उसकी वैल्यूज़ लिखिए। तो -2 से लेकर के +2 तक सारी वैल्यूज़ कौन सी -2, -1, 0, +1, +2, कितनी वैल्यूज़ हो गई टोटल, 5 वैल्यूज़ हो गई, ठीक है। तो किसकी बात हो रही है, d की बात हो रही थी ये, ठीक है। तो इस तरह से हमें आगे चीज़ें समझनी हैं, थोड़ा कोशिश करना, दिमाग को खोल के बैठना है, ठीक है। नेम ऑफ द सबशेल ओरिएंटेशन। अब देखो फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ 1s ऑर्बिटल ही होता है हमारे पास, क्योंकि इतनी ही स्पेस होती है ना। सेकंड वाले के अंदर बच्चों हमारे पास यहाँ पे सेकंड वाले की जो l वैल्यूज़ हैं वो एक तो 0 है और एक 1 वैल्यू है। थर्ड वाले की जो वैल्यू है वो एक 0 है, एक 1 है और एक 2 वैल्यू है। बच्चों हर अलग l वैल्यू का अलग से m वैल्यू आता है। मैंने अभी एक पॉइंट में आपको बताया, एवरी l वैल्यू हैज़ इट्स ओरिजिनल डिफरेंट सेपरेट m वैल्यू। हर l वैल्यू की अलग से m वैल्यू निकालेंगे, कलेक्टिवली नहीं निकालेंगे, ठीक है। अब 0, 1 ये सब अलग अलग है ना, तो सबकी अलग अलग निकाली है। अब कोड नंबर लिख लेते हैं सामने। 0 किसका कोड है बच्चों, s का, जहाँ जहाँ 0 दिख रहा है ना वहाँ पे s लिख लो। 1 किसका कोड है, p का, और 2 किसका कोड है, d का। अब देखो s में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 0 होते हैं, 0, 0, ठीक है ना, ये तो समझ में आ रहा है। p में कितने होते हैं, px, py, pz, ये देख लो 3 दिखा रखे हैं आपको, ठीक है ना, 3 दिखा रखे हैं px, py, pz। और d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 होते हैं, है ना। तो -2 से लेकर के +2 तक सारी वैल्यूज़ दिखा रखी हैं, है ना, ये देख पा रहे हो ना सारा ये कंप्लीट, हाँ जी वही चीज़ है ये। तो जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर सिर्फ 1s होता है, सेकंड शेल के अंदर 2s के साथ साथ 2px, 2py, 2pz तीनों होते हैं ये, ठीक है। इसको हम ऐसे भी शो करते हैं कई बार। नेक्स्ट इज थर्ड शेल के अंदर s भी होता है, थर्ड शेल और बड़ी होती है, उसके अंदर p वाले तीनों भी होते हैं और d वाले ये 5 भी होते हैं। अब समझ में आया आपको कि जो ये बात हम कर रहे हैं कि इसमें 5 ये हैं, 3 ये हैं और 1 ये है। तो थर्ड शेल कितनी बड़ी है, सेकंड शेल थोड़ी छोटी है
और फर्स्ट शेल तो बहुत ही छोटी है। ठीक है, ये जो हमने अब तक समझा है उस चीज़ को थोड़ा मैंने समराइज करने की कोशिश की है। अभी तक नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी करेंगे और क्लियर हो जाएगा। इसको भी आप देख सकते हैं, इस वाली शीट को भी आप देख सकते हैं, आपको और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। पर पहले हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर जो हमने डिस्कस नहीं किया उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद में बात करते हैं। देखो बच्चों, अब जो ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई पी जेड था ना, उसके लिए जो एम की वैल्यूज़ होती हैं जनरली ये ली जाती हैं। पी जेड, अगर एम की वैल्यू 0 है इसका मतलब वो पी जेड है, एम की वैल्यू +1 है इसका मतलब वो पी एक्स है, एम की वैल्यू -1 है तो इसका मतलब वो पी वाई है। ठीक है, अगर जो एम है उसको कहा जाए -1 से लेकर के +1 तक सारी वैल्यूज़ लिख लो, तो -1 0 +1 3 वैल्यू हो गई ना, तो -1 जो है ना वो क्या होता है, वो होता है पी वाई, 0 क्या होता है बच्चों, 0 होता है हमारा पी जेड, और +1 क्या होता है पी एक्स, ये तीनों को डिनोट करता है। ठीक है, ऐसे ही डी में देख लीजिए, अगर मैं कहूँ डी में कितनी डी के लिए आप निकालिए, तो डी में बच्चों 5 तरह के क्या होते हैं, सब शेल्स। जो डी सब शेल है उसमें 5 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। कौन से डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 5 तरह के होते हैं। तो ये उनकी फर्दर वैल्यूज़ हैं, जो अगर आंसर आता है तो वो किसको कॉरेस्पॉन्ड करती हैं, इसको नोट कर लेना। द लास्ट क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर बच्चों हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस डायरेक्शन में घूम रहा है ऑर्बिटल के अंदर अगर प्रेजेंट है। हर ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात ध्यान रखिए। एस ऑर्बिटल अगर है उसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। पी ऑर्बिटल अगर हैं तो वो 3 तरह के हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, बट उसके अंदर भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इंडिविजुअल। ठीक है ना, देखो, और अगर डी है, डी में कितने हैं, 5 हैं, तो उसमें भी जितने भी नाम हैं इनकी, डी एक्स वाई है, किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ है, तो सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर मैं पूछूं कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक ऑर्बिटल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना। हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ये चीज़ मैंने कल बताई थी आपको जब ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस कराया था। ठीक है ना, तो अब ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना वो इस तरह के होते हैं, एक घूम रहा होता है क्लॉकवाइज और एक घूम रहा होता है एंटी क्लॉकवाइज, लाइक दैट। ठीक है ना, ओके, आगे चलें। The electron in an atom not only moves around the nucleus but also spend about its own axis। जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सिर्फ अपने न्यूक्लियस के अराउंड नहीं घूम रहा होता है, वो अपनी जगह पे भी घूम रहा होता है। जैसे कि हमारी अर्थ है, वो सन के अराउंड तो घूम ही रही है, टोटल सन के अराउंड उसको पूरा सर्कल कंप्लीट करने में 365 डेज लग रहे हैं, बट अपनी जगह पे ही वो एक सर्कल कंप्लीट कर रही है जिससे दिन और रात होते हैं। ठीक, तो ये जो हमारी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड तो वो घूम ही रहा है, बट वो अपनी जगह पे भी घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जैसे लिखा है यहाँ पे, लाइक द अर्थ विच नॉट ओनली रिवॉल्व्स अराउंड द सन बट ऑल्सो स्पेंड अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अपनी एक्सिस पे भी घूमता है, उसी तरह से वो सन के अराउंड भी घूमता है, सेम बात है यहाँ पे भी। ठीक है बच्चों, दिस नंबर गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। की इलेक्ट्रॉन्स कहाँ स्पिन हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें देता है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं। ओके, द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल कैन स्पिन ईदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा या वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। स्पिन क्वांटम नंबर कैन हैव 2 वैल्यूज। स्पिन क्वांटम नंबर की 2 ही वैल्यूज फिक्स हैं, इसमें कुछ नहीं सोचना, या तो +½ या -½ 2 ही वैल्यूज इसकी फिक्स्ड हैं। ठीक है बच्चों, तो दिस क्वांटम नंबर हेल्प्स एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। इफ़ ऑल द ऑर्बिटल्स आर फुल्ली फिल्ड, सभी ऑर्बिटल्स अगर फुल्ली फिल्ड हो जाते हैं तो इन एन एटम देन सब्सटेंस इज डायमैग्नेटिक। ये ध्यान रखना है बस आपको, अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो डायमैग्नेटिक कहा जाएगा। अगर हाफ फिल्ड हैं, उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हाफ फिल्ड भी अकेले अकेले बैठे हुए हैं, मान लीजिए ये कंडीशन है, तीनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सिंगल पेयर्ड है, मतलब सिंगली पेयर्ड है, उसमें पेयरिंग हो ही नहीं रखी है, तो उसको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाएगा। ये सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है। अगर वहीं कोई सब्सटेंस ऐसा है जिसके अंदर पेयरिंग हो रखी है इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसे डायमैग्नेटिक कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए हमें स्पिन क्वांटम नंबर देखना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, बट मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगी,
अगर आपको समझ में आया हो, ईजी लगा हो, तो लाइक द वीडियो एंड कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.